ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है डेडिकेटेड इंस्टेंसेस और डेडिकेटेड होस्ट। इन दोनों को हम एक साथ ही डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इन दोनों में बहुत माइनर सा फ़र्क है, तो इन दोनों का एक तरह से डिफरेंस भी हो जाएगा और इन दोनों को हम एक्सप्लेन भी कर लेंगे। यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ और यहाँ पर ये 4th नंबर। अब इसमें क्या है कि डेडिकेटेड इंस्टेंसेस को पहले हम देख लेते हैं। These are Amazon EC2 instances that run in a VPC on hardware that is dedicated to a single customer। मतलब कि जो डेडिकेटेड इंस्टेंसेस होते हैं ये एक VPC के अंदर चलते हैं। VPC का एक मेन टॉपिक हम पूरी उसको कवर करेंगे अभी के लिए कि एक हमारा वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड होता है, मतलब कि इसमें हम अपने रिसोर्सेज खुद क्रिएट करते हैं। तो उसमें क्या है कि ये जो डेडिकेटेड इंस्टेंसेस हैं ये हम VPC के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा क्या है कि डेट इज डेडिकेटेड, और जो जिस अकाउंट में यह डेडिकेटेड इंस्टेंस हमने यूज़ किया है ये सिर्फ और सिर्फ उसी कस्टमर के लिए रिजर्व कर दिए जाएंगे, मतलब कि उसको दे दिए जाएंगे। एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसके लिए हम रिजर्व कर देंगे, उसको हम डेडिकेट कर देंगे। उसके बाद क्या है कि दीज इंस्टेंसेस बिलोंग टू डिफरेंट AWS अकाउंट्स and are physically isolated at a hardware level even if those accounts are linked to a single pair account। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो EC2 इंस्टेंसेस हैं ये डिफरेंट AWS अकाउंट है। फॉर एग्जांपल हम मिसाल लेते हैं कि एक मेरा AWS अकाउंट है और एक आप लोगों का AWS अकाउंट है। मैंने भी एक डेडिकेटेड इंस्टेंस को यूज़ किया अपने VPC के अंदर, आप लोगों ने भी एक डेडिकेटेड इंस्टेंस को यूज़ किया VPC के अंदर। अब हमारा जो डेडिकेटेड इंस्टेंस होगा ना वो हार्डवेयर पे जाके फिजिकली अलग होगा, मतलब कि उसकी ये नहीं होगी कि एक ही होस्ट के अंदर वो दोनों हमारे डेडिकेटेड इंस्टेंस होंगे, नहीं, वो क्या होगा कि फिजिकली आइसोलेटेड होंगे। उनका हार्डवेयर जो है वो अलग अलग हार्डवेयर होगा उन दोनों डेडिकेटेड इंस्टेंसेस का। अगर चाहे हम दोनों मेरा अकाउंट और आप लोगों का अकाउंट, उन दोनों का जो पेयर कार्ड होता है, जो हम क्रेडिट कार्ड वगैरह या डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं, अगर वो चाहे सेम भी हो, लेकिन जो डेडिकेटेड इंस्टेंसेस जो उन दो अकाउंट्स पे हमने क्रिएट की हैं या जो परचेज की हैं उनका जो फिजिकली वो आइसोलेट होंगे, मतलब कि अलग अलग होंगे हार्डवेयर लेवल पे। Dedicated instances might share hardware with other instances from the same AWS account that are not dedicated instances। अगर फॉर एग्जांपल कि मैंने एक AWS अकाउंट में अपना एक डेडिकेटेड इंस्टेंस मैंने परचेज किया है। अब डेडिकेटेड इंस्टेंस के साथ साथ मैंने कोई स्पॉट इंस्टेंस या फिर मैंने कोई दूसरा मतलब रिजर्व इंस्टेंस मैंने साथ में वो परचेज भी किया हुआ है, तो वो दोनों मतलब कि एक हमारा डेडिकेटेड इंस्टेंस हो गया और दूसरा जो भी हमने कोई स्पॉट इंस्टेंस लिया हुआ है या कोई रिजर्व लिया हुआ है, तो वो दोनों फिजिकली सेम हार्डवेयर पे हो सकते हैं। शेयर हार्डवेयर मतलब कि वो दोनों एक हार्डवेयर को शेयर कर सकते हैं with other instances from the same AWS account that are not dedicated instances। मतलब डेडिकेटेड इंस्टेंसेस के अलावा भी दूसरे जो परचेजिंग ऑप्शन है, मतलब हमारे पास स्पॉट इंस्टेंसेस है, रिजर्व्ड इंस्टेंसेस है, स्केड्यूल्ड रिजर्व्ड इंस्टेंसेस है, तो इनका और डेडिकेटेड इंस्टेंसेस का सेम हार्डवेयर हो सकता है, मतलब एक ही हार्डवेयर पे हो सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे पास डेडिकेटेड होस्ट। अब डेडिकेटेड होस्ट में क्या होता है कि हमें इसमें पूरा एक सर्वर डेडिकेटेड कर दिया जाता है, वो हमारे लिए रिजर्व कर दिया जाता है। A physical server that is fully dedicated for your use, मतलब कि एक ऐसा सर्वर जो आपके लिए सिर्फ आपके इस्तेमाल के लिए वो रिजर्व कर दिया जाता है, मतलब कि उस पर अब आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। They help you to reduce costs by allowing you to use your existing server bound software licenses including Windows Server, SQL Server, SUSE, Linux Enterprise Server। अब इसमें क्या है कि डेडिकेटेड होस्ट का फ़ायदा ये होता है कि, और इसका हम यूज़ केस हम कह सकते हैं कि ऐसे कुछ हमारे पास लाइसेंसेस होते हैं, सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस जो कि हार्डवेयर के साथ बाउंड होते हैं, मतलब कि वो क्या होता है कि हार्डवेयर के साथ बाइंड होते हैं। अब हार्डवेयर जब हम चेंज करेंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर भी चेंज हो जाएगा, तो करना पड़ेगा हमें, बल्कि मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल आपने एक सर्वर लिया है तो उस पर जो आपने कोई भी लाइसेंस ले लिया, विंडोज सर्वर का लाइसेंस लिया, तो वो सर्वर के हार्डवेयर के साथ बाइंड हो जाएगा। अब आप कोई नया सर्वर लेंगे तो आपको उसके लिए एक नया सॉफ्टवेयर लाइसेंस लेना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि उसका सॉफ्टवेयर जो लाइसेंस है वो आप दूसरे सर्वर पर चलाएं। तो इस तरह के केसेस जिनमें हमें हार्डवेयर के साथ हार्डवेयर बाइंड जो सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस होते हैं उनसे मतलब कि उनको मतलब कि बजाय कि हम हार्डवेयर जब चेंज करें तो हमें दूसरा लाइसेंस लेना पड़े, हम क्या करते हैं कि अपने डेडिकेटेड होस्ट को यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारा जो लाइसेंस होता है वो हार्डवेयर के साथ बाइंड रहता है। कैन बी परचेज ऑन डिमांड ऑन ऑर्डरली बेसिस, मतलब कि इसमें हमने शुरू में डिस्कस किया था कि डेडिकेटेड होस्ट और डेडिकेटेड इंस्टेंसेस दोनों का जो परचेजिंग ऑप्शन है वो ऑन डिमांड है,
मतलब कि आपने जितना यूज़ किया आपको उतना पे करना पड़ेगा, और इसमें ना तो इसमें कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है और ना ही इसमें कोई अपफ्रंट पेमेंट है। तो इसमें क्या है कि हम ऑनली बेसिस पे ऑन डिमांड परचेजिंग ऑप्शन के जरिए भी हम इसको परचेज कर सकते हैं। तो अब इसका डेडिकेटेड होस्ट और डेडिकेटेड इंस्टेंसेस का एक छोटा सा कंपैरिजन भी कर लेते हैं हम साथ, तो फिर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम एक नेक्स्ट परचेजिंग ऑप्शन पे चलेंगे। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा कंपैरिजन चेक कर लेते हैं डेडिकेटेड होस्ट और डेडिकेटेड इंस्टेंसेस का। अब जब सबसे पहले हम बात करते हैं बिलिंग की, तो बिलिंग जो डेडिकेटेड होस्ट में होती है वो पर होस्ट होती है, मतलब कि जितने आपने होस्ट लिए हैं उनके बेसिस पे आपकी बिलिंग होगी। और इसमें क्या होगा कि आपने जितने इंस्टेंसेस लिए हैं उन पे आपकी बिलिंग होगी। एक होस्ट के अंदर मल्टीपल इंस्टेंसेस आप क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पर इंस्टेंस बिलिंग है और यहाँ पर होस्ट बिलिंग है। उसके बाद है विजिबिलिटी ऑफ सॉकेट्स, कोर्स एंड होस्ट आईडी। अब ये जो डेडिकेटेड होस्ट है इसमें हम अपने सॉकेट्स को चेक कर सकते हैं, उनकी विजिबिलिटी कि कितनी सॉकेट्स हैं, कितनी कोर्स पर सॉकेट है, और होस्ट आईडीज वगैरह, जबकि इसमें ये वाला फीचर नहीं है। उसके बाद आते हैं होस्ट एंड इंस्टेंस एफिनिटी, अलाउज यू टू कंसिस्टेंटली डिप्लॉय योर इंस्टेंसेस टू द सेम फिजिकल सर्वर ओवर टाइम। मतलब कि इसमें क्या होता है डेडिकेटेड होस्ट में कि आप अपने सर्वर्स जो भी आपने EC2 इंस्टेंसेस या वर्चुअल मशीन्स क्रिएट की हैं वो आप एक ही फिजिकल सर्वर पे बार बार बना सकते हैं, कि आप कंसिस्टेंटली डिप्लॉय कर सकते हैं एक ही फिजिकल सर्वर पर अपनी मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स, जबकि इसमें ये वाला फीचर नॉट सपोर्टेड है। उसके बाद है टारगेटेड इंस्टेंस प्लेसमेंट, कि आपने टारगेट किया हुआ है कि आपने किस जगह पे आपने डिप्लॉय करनी है। प्रोवाइड्स एडिशनल विजिबिलिटी ऑन हाउ इंस्टेंसेस आर प्लेस्ड ऑन फिजिकल सर्वर, कि ये विजिबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है कि जो फिजिकल सर्वर पे कैसे ये इंस्टेंसेस क्रिएट होते हैं, कि हाउ इंस्टेंसेस आर प्लेस्ड कैसे होते हैं फिजिकल सर्वर पर, जबकि इसमें ये वाला फीचर भी नॉट सपोर्टेड है। उसके बाद है ऑटोमेटिक इंस्टेंस रिकवरी, मतलब अगर कोई इंस्टेंस को कोई फेल हो जाता है किसी वजह से, या उसमें कोई एरर वगैरह आ जाता है, तो उसका जो रिकवरी मेथड है वो इसमें सपोर्टेड है, जबकि और इसमें भी सपोर्टेड है। अब ये एक कॉमन फीचर जो इन दोनों में सेम है और दोनों सपोर्ट करते हैं। बाय ऑल ब्रिंग योर ओन लाइसेंस, इससे मुराद ये है कि आपने कोई एक लाइसेंस सॉफ्टवेयर लाइसेंस लिया हुआ है, वो आपने किसी एक फिजिकल हार्डवेयर के साथ के ऊपर चलाया हुआ है, तो आप वो लाइसेंस किसी और जगह पर आप इंपोर्ट करके उस जगह पे चलाना चाहते हैं, तो इसमें आप सपोर्टेड है कि आप दूसरे हार्डवेयर पर भी इसको चला सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि ये नॉट सपोर्टेड, कि आपने जो लाइसेंस है वो आपका सॉफ्टवेयर बाइंडेड है, आप उसी पर ही इसको चला सकते हैं। तो एक ये था छोटा सा कंपैरिजन इन दोनों के दरमियान। तो अब हम अपने नेक्स्ट परचेजिंग ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। अब हम 5th नंबर ऑफ परचेजिंग ऑप्शन को डिस्कस करते हैं, वो है हमारी स्केड्यूल्ड रिजर्व्ड इंस्टेंसेस। अब इसमें क्या होता है, यू कैन रिजर्व कैपेसिटी दैट इज स्केड्यूल्ड टू रिकर डेली, वीकली और मंथली विद अ स्पेसिफाइड स्टार्ट टाइम एंड ड्यूरेशन फॉर 1 ईयर टर्म। इसमें क्या होता है कि हम एक स्केड्यूल डिफाइन करते हैं कि हमने इस टाइम से लेके इस टाइम तक इस EC2 इंस्टेंस को या वर्चुअल मशीन को या अपने वर्चुअल सर्वर को ओपन करना है, या मतलब कि रन करना है। तो ये जैसे कि नाम बता रहे हैं कि यहाँ पर हमारा स्केड्यूल है, मतलब कि हमें फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारी कंपनी है जो कि मंडे टू फ्राइडे ओपन रहती है, और 9 to 5 या 8 to 4 उसकी टाइमिंग्स है जिसमें वो हमारी कंपनी ओपन रहती है। उसके बाद उस कंपनी बंद हो जाती है, तो उसको किसी सर्वर की ज़रूरत नहीं है। तो हम उसमें स्केड्यूल अपना डिफाइन करेंगे कि 8 to 4 हमें अपना हमें अपने सर्वर्स चाहिए, उसके बाद हम ये इसकी कॉस्ट हमें ना पड़े, क्योंकि इसमें ये होता है कि जब आप सर्वर बाय करते हैं तो वो 24 आवर्स चलते हैं। तो इसमें क्या होगा कि हम 8 to 4 उसका टाइम इंटरवल स्टार्ट टाइम और उसका ड्यूरेशन हम उसका डिफाइन कर देंगे कि 8 to 4 मुझे ये सर्वर चाहिए। तो उसमें क्या होगा कि जब भी आप 8 AM पे आपकी कंपनी जब ओपन होगी तो उसमें वो आपके सर्वर्स जो हैं वो आपको ऑन मिलेंगे। आप यहाँ पर ऑन मिलेंगे या फिर आप उसको उस टाइम पे ऑन कर सकते हैं अपने वर्चुअल अपने सर्वर्स को। अब यहाँ पर ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप उस टाइम पे नहीं ओपन करते, मतलब कि 8 to 4 के दरमियान आप कोई कभी सर्वर को नहीं ऑन करते, लेकिन आपको उसका चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक तो हमारी है अपफ्रंट पेमेंट। अपफ्रंट पेमेंट मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसमें होता है हमारी एडवांस पेमेंट होती है कि अभी आपने EC2 इंस्टेंस को यूज़ नहीं किया, लेकिन इसमें आपको उसके पे करना पड़ेगा कि आपने 1 ईयर के लिए इसको मिनिमम ले सकते हैं, 1 ईयर टर्म के लिए। तो 1 साल की आपको पहले पेमेंट करनी पड़ेगी, फिर आप ये वाले इंस्टेंसेस को या इन वाले परचेजिंग ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। और इसमें अपफ्रंट पेमेंट मतलब कि आपको एडवांस पेमेंट करनी होगी 1 ईयर की।
उसके बाद है आफ्टर यू कंप्लीट योर परचेज, मतलब कि जब आपकी परचेजिंग कंप्लीट हो जाएगी देन द इंस्टेंसेस आर अवेलेबल टू लॉन्च, तब आपके इंस्टेंसेस लॉन्च होंगे ड्यूरिंग द टाइम विंडोज डेट यू स्पेसिफाइड। अब ये विंडोज वो वाली विंडोज नहीं जो आपके घरों में खिड़कियां होती हैं, बल्कि यहाँ पर विंडोज वो है मतलब जो आपने स्केड्यूल डिफाइन किया है। विंडोज से मुराद यहाँ पर है कि आपने फॉर एग्जांपल 9 to 5 आपने डिफाइन किया है कि इस वक्त हमारे सर्वर्स ऑन होने चाहिए, तो ये वो वाला विंडोज है कि इस टाइम पे आपके सर्वर्स ऑन होंगे। गुड फॉर दोज वर्कलोड्स डेट डू नॉट रन कंटिन्यूसली, मतलब कि आपको ऐसे यूज़ केसेस जिसमें आपको सर्वर कंटिन्यूसली रन नहीं करवाना बल्कि उसका कोई एक टाइम है, आपने उसी में अपने सर्वर को यूज़ करना है, तो ये उन एप्लीकेशंस के लिए ज़्यादा यूज़फुल है। बट डू रन ऑन अ रेगुलर स्केड्यूल। इसकी मिसाल इस तरह से ले सकते हैं कि हमारे पास अगर दराज ले लें, तो अब दराज की जो दराज ले लें और हम वो लेते हैं नेशनल, मतलब एज इन पाकिस्तान में कि दराज की जो सेल है वो अब वो दिन में होगी। अब फॉर एग्जांपल वो डिफाइन कर देते हैं अपना कि सुबह 9 to नाइट के 9, मतलब 9 to 9 AM to 9 PM वो एक स्केड्यूल डिफाइन कर देते हैं कि इसमें हमारे सर्वर्स ऑन होने चाहिए। तो वो उसमें क्या होगा कि वो क्योंकि अब दिन में सारी सेल होनी है, रात को कोई कस्टमर नहीं आएगा उनकी चीज़ें परचेज करने, तो वो क्या करेंगे कि उसमें वो अपना विंडो टाइम उसको डिफाइन कर देंगे, अपना स्केड्यूल डिफाइन कर देंगे कि सुबह 9 से रात 9 बजे तक हमारे ये सर्वर्स ऑन होने चाहिए, उसके बाद ये भले ऑफ हो जाएं। तो उसमें क्या होगा कि आपको सिर्फ 9 to 9 के आपको जो आपने स्केड्यूल डिफाइन किया आपको सिर्फ 1 ईयर की पेमेंट आपको एडवांस में करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब वो आपका लॉन्च हो जाएगा उसके बाद EC2 इंस्टेंस। तो ये छोटा सा था हमारा स्केड्यूल्ड रिजर्व्ड इंस्टेंसेस। अब हमारा लास्ट रहता है परचेजिंग ऑप्शन, हम उसको डिस्कस करते हैं। अब हमारी लास्ट परचेजिंग ऑप्शन है और उसका नाम है सेविंग प्लान्स, और इसको दूसरे नाम से पहचाना जाता है रिजर्व्ड इंस्टेंसेस। अब रिजर्व्ड इंस्टेंसेस में क्या होता है कि इसमें हमें 72% डिस्काउंट मिलता है, 72% डिस्काउंट कंपेयर टू ऑन डिमांड प्राइस। अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास जो ऑन डिमांड इंस्टेंसेस थे उसमें हमें $100 का एक सर्वर मिल रहा है, तो 72% डिस्काउंट के बाद हमें ये मिलेगा ऑलमोस्ट 100 से 72 निकाल दे तो $28 का वो हमें सर्वर पड़ेगा। तो मतलब ये कि ये कॉस्ट एफिशिएंट है। उसके अलावा ये कि पे अप फ्रंट, मतलब कि इसमें हमें एडवांस पेमेंट करनी है, जैसे कि हमारा पिछला था स्केड्यूल्ड रिजर्व्ड इंस्टेंस, तो उसमें भी हमें अप फ्रंट पेमेंट करनी थी 1 ईयर के लिए, लेकिन यहाँ पर रिजर्व 1 ईयर और 3 ईयर, मतलब कि यहाँ पर हमारी जो कमिटमेंट होगी वो 1 साल की हो सकती है या फिर 3 साल की हो सकती है। तो इसमें क्या होता है कि हमें 1 साल अगर हम लेते हैं तो उसकी हमें 1 साल की अपफ्रंट पेमेंट एडवांस पेमेंट करनी होगी, अगर 3 साल के लेते हैं तो 3 साल की। अगर हम एक EC2 इंस्टेंस को 1 साल के लिए हम लें तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी 3 साल वाली से, क्योंकि 3 साल के लिए उसमें हमारा डिस्काउंट ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या रिजर्व बेस्ड ऑन टाइप रीजन टेनेंसी एंड प्लेटफॉर्म, मतलब कि जो हमारी जो बिलिंग होती है वो इस बेस पे मतलब इन पैरामीटर्स पे हमारी वेरी करती है कि अगर आपने कोई टाइप T2 ली है या T3 ली है तो उस पर डिपेंड करेगी, रीजन आपने कौन सा सिलेक्ट किया उस हिसाब से उसकी प्राइस वेरी करती रहेगी। अब यहाँ पर हमारे पास 3 इसकी टाइप्स आती हैं, स्केड्यूल्ड रिजर्व्ड, स्टैंडर्ड रिजर्व्ड इंस्टेंसेस, कन्वर्टेबल रिजर्व्ड इंस्टेंसेस और उसके बाद स्केड्यूल्ड रिजर्व्ड इंस्टेंसेस। स्टैंडर्ड रिजर्व्ड इंस्टेंसेस में क्या होता है कि 72% डिस्काउंट जैसे कि यहाँ पर बताया हुआ है। उसके बाद बेस्ट सूटेड फॉर स्टेडी स्टेट यूजेज। अब देखिए स्टैंडर्ड से नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे इसमें स्टैंडर्ड जो भी हम डिफाइन करेंगे वो हमारा स्टैंडर्ड बन जाएगा। मतलब हम कोई भी एक EC2 इंस्टेंस लेते हैं, उसमें हम कहते हैं कि ये 16 GB रैम हो, इसके साथ फिर 128 SSD हो, फिर 500 GB उसके में हार्ड ड्राइव लगी हुई हो, तो ये हम क्या कर रहे हैं कि हम उसके जो रिसोर्सेज हैं, जो उसकी स्टोरेज है, जो उसकी मेमोरी, हम उसको डिफाइन कर रहे हैं, मतलब हम उसको एक स्टैंडर्ड बना रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम उनको चेंज नहीं कर सकते स्टैंडर्ड रिजर्व्ड इंस्टेंसेस में। जबकि कन्वर्टेबल रिजर्व्ड इंस्टेंसेस में क्या है कि EC2 इंस्टेंस टाइप कैन बी मॉडिफाइड, मतलब जो भी आपने कोई EC2 इंस्टेंस T2 लिया है तो आप उसको बाद में अपने अगर आपको कोई जरूरत पड़ती है आप उसको T3 पे लेकर जा सकते हैं कि इसमें हमारे पास मॉडिफाई कर सकते हैं कन्वर्टेबल में। लेकिन अगर यहाँ पर हम कोई EC2 इंस्टेंस की कोई टाइप पहले से डिफाइन कर लें तो वो एक स्टैंडर्ड बन जाती है और उसमें फिर हम उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। और ये लास्ट स्केड्यूल्ड रिजर्व्ड इंस्टेंस ये सेम वही है जो हम अभी पिछले इंस्टेंस स्केड्यूल्ड रिजर्व्ड इंस्टेंस को डिस्कस करके आए हैं। जो सारे पॉइंट्स वो हैं वो यहाँ पर हैं, मतलब ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि रिजर्व्ड इंस्टेंस की एक टाइप थी। तो इस वाले लेक्चर में हमने AWS परचेजिंग ऑप्शंस को डिस्कस किया है।
तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें सर्टिफिकेशंस जब आप करेंगे AWS सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट एसोसिएट की, तो इसमें आपको मल्टीपल क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाएंगे। आपके पास डिफरेंट सिनेरियोज और रियल लाइफ एग्जांपल्स आपसे पूछी जाएंगी। इसमें आपसे मतलब डिफरेंट सिनेरियोज दिए जाएंगे कि फिर आप कौन सा इंस्टेंस यूज़ करेंगे। तो ये वाला लेक्चर था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, थोड़ा सा लेंथी हो गया, लेकिन ये कि आप लोगों ने इसको ज़रूर एंड तक देखना है और मेरा इस जर्नी में साथ देना है कि मैं आप लोगों के लिए इस तरह से ब्यूटीफुल नोट्स और कलर्ड नोट्स आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। आप लोगों को एक चीज़ और बतानी थी कि जब मैं साइड पर जाऊँ तो आप लोग इसका स्नैपशॉट वगैरह ले लिया करें। इससे क्या होगा कि आप अपने नोट्स खुद बनाएं, मेरे इन नोट्स पे ना रहें, आप लोग खुद अपने नोट्स बनाएं, कलर्ड नोट्स बनाएं, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट ग्रैब कर सकें, आप उसको समझ सकें। क्योंकि इसमें यह है कि ये वाले क्वेश्चंस अगर आप खुद से लिखेंगे और फिर बार बार आप इनको वीडियोस को सुनेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा एक तो पक्का याद हो जाएगा। दूसरा, जब सर्टिफिकेशन में डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे, डिफरेंट सिनेरियोज आएंगे, तो उनको डिफेंड करना आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। तो लास्ट में यही बताना था कि आप लोग मेरा इस जर्नी में साथ दें। वीडियो जो जिन लोगों ने इस टाइम तक वीडियो देख लिया तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये जो वीडियोज़ हैं बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होती है। इसमें आप एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम आपको रिक्वायर होता है। तो अगर मैं आप लोगों के लिए इस तरह से अपना प्रीशियस टाइम आप लोगों के लिए सर्व कर रहा हूँ, तो आप लोग एक काम करें कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड कर सकें। तो एट लास्ट थैंक यू। अब हम अगली लैब में अगले वीडियो में हम अपने लैब को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।